गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जो है बायोलॉजी के 5 और नए क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। हालांकि ये हमने इनको 20 क्वेश्चन हमने इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हमने अलग करके रखा हुआ है। पहले हम इनको कंप्लीट कराएंगे। हालांकि आपका लाइव क्लास भी बॉटनी का चलेगा, बायो का चलेगा, तो उसमें टोटल आप पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए जो हमारे 5 क्वेश्चन और नए हैं, अभी हम जो है इससे पहले पढ़ चुके थे। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन पढ़े थे? 1 to 5 पढ़े हुए थे। अब हमारे पास है 6 to 10, तो 5 क्वेश्चन और नए हैं और हमने कहा है 20 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? एलन का पूर्वावस्था अवशेषी अंक उदाहरण। यानी आपको क्या बताना है? एलन का नियम बताना है, पूर्वावस्था बतानी है और अवशेषी अंक। हमने एक में ही दे रखा है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इसीलिए इनको इकट्ठा कर दिया, एक में ही बना दिया है। एलन का नियम क्या होता है, पूर्वावस्था क्या होती है, अवशेषी अंक क्या होता है। तो देखिए एलन का नियम क्या होता है। एलन ने यह बताया था कि जो ठंडे प्रदेश के जीव होते हैं, ठंडे प्रदेश के जीवधारी जो होते हैं, वो अपने आप को सर्दी से बचाए रखने के लिए, शीत से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उनमें प्राकृतिक चयन द्वारा कान हो गए उनके, और पूंछ हो गई, और अन्य पैर हो गए, सब छोटे छोटे होते हैं। एलन के नियमानुसार ठंडे प्रदेशों में जीवधारियों को शरीर ठंड से बचाने के लिए उनके शरीर में स्वतः ही कुछ अंग जैसे आँख, कान और क्या हो गया, पैर हो गए, पूंछ हो गई, ये सब छोटे छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है और आसानी से जीव सुरक्षित बना रहता है। तो यही जैसे हम लोग बात करें रेगिस्तान, अगर आप इसी का एग्जाम्पल एलन ने जानवरों पे प्रयोग किया था। अगर हम इसकी बात करें कि नागफनी, जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहाँ नागफनी कैसी होती? कांटों में रूपांतरित हो जाती है। आपको हमने बताया हुआ, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है कि नागफनी जो होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। कांटों में क्यों रूपांतरित हो जाती है? कि कांटों में रूपांतरित होने से, इसमें दिखा रहे हैं आपको, नागफनी का पौधा, हालांकि देखा होगा, ये तो हम लोगों के यहाँ भी मिल जाता है नागफनी। ये देखिए जरा, अब देखिए जरा, इसको हम थोड़ा समझाते हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये इसमें ऐसे देखो, तो नागफनी क्या करता है? देखिए जरा इसकी पौधी, हाँ ये देखिए जरा, बहुत सुंदर सा, इसको आप देख सकते हैं। ये नागफनी का पौधा होता है। आप देख रहे होंगे, देखो कैसे कांटे, छोटे छोटे कांटे, ऐसे इनकी पत्तियां। ये क्या होता है? ये तने होते हैं, स्टेम होता है। ये सब जो है स्टेम होता है और ये कांटे होते हैं छोटे छोटे। तो ये नागफनी पौधों का प्रश्न आता है, नागफनी पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित क्यों हो जाती है? क्यों? क्योंकि वहां पे मरुस्थलीय प्रदेश के पौधे हैं, और अगर पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी तो बाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, सारा पानी चला जाएगा, और वैसे भी पानी इनको नहीं मिलता है, कम मिल पाता है। तो इसीलिए इनकी पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए ही इनकी पत्तियां किसमें रूपांतरित होती है? कांटों में रूपांतरित होती हैं। ये भी हालांकि एलन के नियम के हिसाब से ही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन, एलन ने क्या किया? इन्होंने प्रयोग किए थे, एलन जो थे इन्होंने प्रयोग जानवरों पर किए। इन्होंने बताया कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर जानवरों के कान, पूंछ और पैर छोटे छोटे होते हैं ताकि उनके शरीर से ऊष्मा जल्दी बाहर न निकल सके और वो ठंड से बच जाएं। इसी को एलन का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा? देखिए एलन का नियम क्या था, इसको समझिएगा एक बार। इन्होंने बताया कि एलन ने 1877 ईस्वी में, यानी 1877 ईस्वी में इन्होंने नियम दिया था। 1877 ईस्वी में इनका पूरा नाम था जोएल असफ एलन। याद हो जाए, ठीक है? नहीं याद होता है डायरेक्ट लिख देना एलन, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? 1877 ईस्वी में जोएल असफ एलन ने क्या किया है कि यह नियम तैयार किया गया, और इसमें क्या था कि एक परिस्थिति भौगोलिक नियम होता है जो मोटे तौर पर यह बताता है कि ठंडे जलवायु के अनुकूल जानवरों के अंग और शारीरिक उपांग गर्म जलवायु के अनुकूल जानवरों की तुलना में छोटे और मोटे होते हैं।
तो एलन का नियम जो था 1877 ईस्वी में क्या नाम था, जोयल असफ एलन द्वारा दिया गया था। और इसमें यह बताया गया था कि जो ठंडे प्रदेश के जानवर होते हैं उनके शारीरिक अंग जैसे कान हो गया, पैर हो गया, त्वचा हो गई, पूंछ हो गई, ये सब जो थे उपांग। उपांग का मतलब ये होता है जैसे कार्टिलेज, ये क्या है, ये कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज को उपांग कहते हैं हम, ये अंग नहीं बोले जाते हैं क्योंकि इनमें हड्डी नहीं है। हड्डी आपको दिख रही है, हड्डी नहीं, कार्टिलेज है, ठीक है। तो शारीरिक उपांग और अंग ये सब कैसे होते हैं, गर्म प्रदेशों के जानवरों की तुलना में छोटे और मोटे होते हैं। अच्छा, गर्म प्रदेश में छोटे क्यों होते हैं, लंबे क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ जानवरों में हीट ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसको गर्मी से बचने के लिए बाहर भी निकालना पड़ता है। तो जो लंबे लंबे कान है तो क्या करेंगे, सारा ऊष्मा जो होती है लगभग जितनी ज़्यादा हो जाती है उसको बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है। एलन के नियमानुसार बर्फीले स्थानों में स्तनधारियों के कानों का आकार छोटा होता है। ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है कि बर्फीले इलाकों में जो स्तनधारी होते हैं उनके कानों का आकार छोटा, इसीलिए ध्रुवीय भालू पोलर बियर आप देखिएगा तो बहुत छोटे छोटे इसके कान होते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जिससे शरीर की ऊष्मा का विसर्जन ना हो और वो जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को वातावरण के अनुकूलित कर सके। अतः ठंडे प्रदेशों में स्तनधारियों कान और अंग गर्म प्रदेशों की तुलना में छोटे होते हैं ताकि गर्मी का नुकसान कम हो, अर्थात उनकी हीट जो है उसका नुकसान कम हो पाए। तो देखिए आपको ध्रुवीय भालू हम दिखाते हैं। पोलर वियर क्या होता है, पोलर वियर, पोलर वियर, पोलर वियर का आपको फिगर दिखाते हैं। देखिए जरा पोलर वियर, देखो कितने छोटे छोटे इसके कान हैं, आपको कान दिख रहे होंगे इसके, देखो यहां पे, देखो आप देख सकते हैं इसको, ये रहा पोलर बियर। ये देखो इसके कान कितने छोटे छोटे आपको दिख रहा होगा। इसका हम फोटो निकाल ही ले क्या, तो देखो ये पोलर, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। पोलर बियर क्या होते हैं, देखो इस टाइप के होते हैं, इनके कान कितने छोटे छोटे होते हैं। कान छोटे इनके क्यों बनाए जाते हैं, कान छोटे इनके इसीलिए होते हैं ताकि ये अपने आप को गर्मी से, गर्मी में इनका जो है शरीर से जो टेम्परेचर जो है सर्दी में वो बाहर ना जा सके, क्योंकि ठंडे प्रदेश है। और अगर बड़े कान होंगे तो इनसे वैसे भी बॉडी में जो टेम्परेचर होगा वो भी निकल जाएगा बाहर, फिर ये जो है इनका जीना मुश्किल पड़ जाएगा। आप देख रहे हो लिटिल बेबी भी है इसका, और देख रहे हो आप कितने छोटे छोटे कान होते हैं। और अभी आप इधर के भालू देखें तो उनके कान इनकी तुलना में बड़े बड़े होते हैं, ध्रुवीय भालू के छोटे होते हैं और यहाँ के भालू कान बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि ये एलन के नियम के मुताबिक है कि जो ठंडे प्रदेश होंगे वहाँ पे कान छोटे इसीलिए होते हैं ताकि वो ऊष्मा का उत्सर्जन ना कर सके और शरीर से ऊष्मा की हानि कम हो सके। जीव जो है वो ठंडे प्रदेशों में ठंड से बच सके, आसानी से ठंड से सुरक्षित रह सके। तो ये था एलन का नियम। दूसरा नंबर हमारे पास है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था किसे कहते हैं समझना जरा, कि अचानक जैसे किसी अंग का, हमारे शरीर में अचानक किसी अंग का पाया जाना, और इससे पहले वो हो सकता है कभी हमारे पूर्वजों में रहा हो लेकिन अब उसकी कोई उपयोगिता ना हो, तो उसको हम पूर्वावस्था कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग, कुछ लोगों, बच्चे, अभी कुछ ही समय पहले की बात है, पेपर में भी था और शायद आप लोग अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। बच्चों में क्या होता है, किसी बच्चे में, एक बच्चे में क्या था, छोटी सी पूंछ थी, बहुत छोटी सी पूंछ थी। जब उसका जन्म हुआ तो जब वो बड़ा हुआ बच्चा, तो माता पिता ने उसकी पूंछ ऑपरेट इसलिए नहीं करवाई, कटाई इसलिए उसको अलग ऑपरेट नहीं करवाई क्योंकि उन्हें लगा कि ये दैवीय है, दिव्य शक्ति है। और इस चक्कर में, लेकिन जब वो बच्चा 18 से 19 साल का हो गया, अब उसको उस पूंछ से बहुत अधिक कठिनाई होने लगी, सोना मुश्किल हो रहा था, कष्ट होने लग गया, तब उसको जो है ऑपरेशन, उसके ऑपरेट करके ऑपरेशन द्वारा उसको अलग किया गया। तो ये क्या होता है, ये अवशेषी अंग होता है। यानी किसी भी जीवधारी में या किसी भी मनुष्य में हमारे अंदर अचानक किसी ऐसे अंग का विकास हो जाना जो अब उसकी कोई उपयोगिता ना हो लेकिन कभी उसका उपयोग पूर्वजों में रहा हो, तो इसी को हम अवशेषी अंग कहा करते हैं, इसी को हम पूर्वावस्था भी कहा करते हैं। ठीक है, जैसे अकलदाढ़। अकलदाढ़ का मतलब यहाँ पे खाना थोड़ी कोई चबाने जाता है, ये चबाने वाले ये अंग होते हैं, चबाणक होते हैं। तो वो अग्रदाढ़ जो होती है, अग्रदाढ़ एक अवशेषी अंग है जो कभी हमारे पूर्व में रहा हुआ है। ये हमारे कैनाइन, ये देख रहे हैं नुकीले दांत,
दो दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमें नुकीले की इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन किसी मांसाहारी जीवों में यही दांत, जैसे टाइगर हो, चुड़ैल हो, आप चुड़ैल की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, ये दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मांस को फाड़ने और चिड़ने के काम आते हैं। आपको चुड़ैल दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? चुड़ैल। ये क्या हुआ, देखिए जरा, राक्षसी। राक्षसी आपको दिखाते हैं। तो ये इनमें कैनाइन पाए जाते हैं। टाइगर की बात करो, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, शायद आ जाए, कोशिश करते हैं। ये देखो, इनमें आप देख रहे होंगे, इसमें देखो ये दांत, ये क्या होते हैं, कैनाइन हुआ करते हैं। जो आप यहाँ पे ये जो दांत जो देख रहे हैं, ये क्या है, एक कैनाइन होते हैं। और कैनाइन जो होते हैं, यानी हमारे कौन से होते हैं, इंसाइजर होते हैं। कैनाइन, कैनाइन ये होते हैं, 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। अच्छा, मांसाहारी जीवों में ये दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये रहे। तो ये क्या है, उस वक्त अब कुछ लोगों में अचानक ये दांत बड़े हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये पूर्वजता हो गया। क्योंकि हो सकता है कभी हमारे पूर्वज भी बंदर वगैरह रहे हों, जिनको जो है मांस को भी फाड़ने की आवश्यकता, मांसाहारी रहे हों, तो ऐसी अवस्था में, लेकिन अब इनका कोई काम नहीं, तो इनको क्या बोल देंगे आप, अवशेषी अंग बोल देंगे। ये देख रहे हैं आप, तो अवशेषी अंग क्या होता है आप समझ गए होंगे। अवशेषी, वो अवशेषी के बजाय पूर्वजता क्या होती है, तो देखिए जरा, पूर्वस्था क्या होती है, किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आ जाना। किसी जीव या जीवों के समूह में, यानी जीव हो या जीवों का समूह हो, उसमें अचानक ऐसे लक्षण का आ जाना जो सामान्य रूप से उस जाति में न पाया जाता हो। एक ऐसा लक्षण जो अब उस जाति में नहीं पाया जाता, लेकिन कभी उसके पूर्वजों में जरूर पाया जाता था। इसी को हम पूर्वस्था या प्रत्यावर्तन कहते हैं। जैसे जन्म के समय कभी कभी बच्चे की पूंछ का छोटा बड़ा पाया जाना। देखो, ये एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था कि जन्म के समय बच्चे में पूंछ का पाया जाना, ये क्या है, पूर्वजता है। आज जिसका उपयोग नहीं है, शायद कभी रहा हो, तो इसी को हम पूर्वजता कहते हैं। पूर्वजता और अवशेषी अंग लघु में डिफिनेशन सेम है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो संरचनाएं जो अब इनकी जरूरत नहीं है। किसी, आपने देखा होगा बकरी आपने देखी होगी, तो हम जानते हैं कि गिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो बकरी में कभी कभी 2 कान जैसे, इतना छोटे छोटे मांस जैसे यहाँ पे लटकते हैं, यहाँ पे, तो वो क्या होते हैं, वो गिल्स की पहचान होती है कि शायद कभी इन जीवों में गिल्स रहे होंगे, लेकिन आज इनका उपयोग नहीं, तो यहीं से वो अवशेषी अंग निकल आए। तो क्या होता है कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग या संरचनाएं जिनकी अब जरूर नहीं है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ये अंग पहले तो सक्रिय थे, लेकिन वातावरण के बदलाव के कारण इतना परिवर्तन हुआ, तो आज इनका जब काम नहीं रह गया, तो ये अपने आप ही निष्क्रिय हो गए। और जैसे में हम बात करें अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या होती है, हमारी आंत में, हमारे पाचन तंत्र में, आपको अपेंडिक्स जो दिखा रहे हैं, अपेंडिक्स शायद देखी होगी आप लोगों ने, नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको। अपेंडिक्स जो होती है एक अवशेषी अंग होता है। अपेंडिक्स जो है एक अवशेषी अंग है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाते हैं आपको, पूरा 3D मैप में दिखाएंगे। तो ये अवशेषी अंग किसी समय इसका उपयोग होता रहा, लेकिन आज इसका उपयोग नहीं हो रहा है। देखिए जरा, अपेंडिक्स पाचन तंत्र का अंग होता है। अपेंडिक्स हो गया और हमारे अक्लदाढ़ हो गई, ये सब क्या है, ये सब अवशेषी अंग हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, देखो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, शायद यहाँ पे पाचन तंत्र में मिल जाए 3D मैप, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, दिखाया, नहीं दिखाया, अच्छा, देखो इसमें क्या, कोई बात नहीं दिखाया, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे जो होता है, ये होता है अवशेषी अंग, आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये हमारा, जैसे ये हो गया हमारा माउथ से चला आया, ये हमारा ग्रास नली हो गई, इसका नाम क्या होता है, ग्रास नली, ग्रास नली होता है। और ये हमारा यकृत हो गया, यकृत हो गया, ये आमाशय हो गया, आमाशय हो गया। और उसके बाद में ये बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई, छोटी आंत हो गई, ये सारे स्प्लीन है, ये प्लीहा है, प्लीहा, तिल्ली,
इसका तिल्ली भी नाम होता है, इसी को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, स्प्लीन हो गया। और ये होती है छोटी आंत, छोटी ये गुदा द्वार हो गया, गुदा द्वार हो गया। अब देखना यहाँ पे होता है एक ऐसे करके 9 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ पे इधर को हो सकती है या इधर को ना हो तो इधर को हुआ करती है, ये ऐसे पूंछ ऐसी लगी रहती 9 सेंटीमीटर। अब बताइए बड़ी आंत से छोटी आंत का कनेक्शन है, तो इधर से भोजन चला गया, तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। तो ये जो होती है ये पूंछ जो लगी रहती है, इसको अब जरा इसको थोड़ा एक बार समझिएगा, देख रहे हम। तो ये क्या होता है, ये अपेंडिक्स ये होता है अवशेषी अंग। अब आप बताइए इसका कोई यूज नहीं है, इसका जो है कोई उपयोग नहीं है, लेकिन ये जो जीव जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, घास खाने वाले होते हैं, गाय है, बकरी है, तो इनमें इसकी लंबाई ज़्यादा होती है और ये सेलुलोज का पाचन करती है, ये अपेंडिक्स कहलाती है। अपेंडिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कृमि रूप, क्योंकि कृमि के आकार की, कीड़े के आकार की होती है। परिशेषिका, क्रम रूप परिशेषिका कहा जाता है, ये अवशेषी अंग होता है, यहाँ पे इसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये जो होता है इसको अवशेषी अंग कहते हैं, यानी किसी भी हमारे बॉडी में पाया जाने वाला, ये अग्नाशय होते हैं, ये अमाशय होता है। कभी मैं पढ़ाऊंगा इसको तो मैं आपको सब सिखाऊंगा बढ़िया से, ठीक है। ये अमाशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या, ये स्प्लीन है, तिल्ली है, प्लीहा है, स्प्लीन है, ठीक है। चलो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि पूर्वस्था क्या होती है, जरा देखिएगा इसको एक बार। पूर्वस्था किसी जीव या जीवों के समूह में किसी ऐसे लक्षण का आकस्मिक आ जाना जो सामान्य रूप से उस जाति में ना पाया जाता, परंतु पहले किसी जीव में पाया जाता था, पूर्वस्था कहलाता था। जैसे जन्म के समय बच्चे में पूछ होना। अवशेषी अंग, जीव के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो संरचना और जिनकी जरूरत अब नहीं है, ऐसे अंग या संरचनाएं जिनकी कभी तो जरूरत थी लेकिन आज इनकी आवश्यकता नहीं है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे ये पहले सक्रिय थे और वातावरण बदलाव के कारण अब निष्क्रिय हो गए हों। जैसे कि क्या होता है, अपेंडिक्स हो गई, अभी मैंने आपको दिखाया। आंखों का कंजक्टाइवा शायद दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे एक लाल लाल कलर का होता है, ऐसे यहाँ पे लाल लाल कलर का दोनों तरफ होता है। ये हमारी क्या है, ये कंजक्टाइवा जो होती है, ये जलचर जीवों में एक झिल्ली होती है आंखों के, जब ये वो पानी के अंदर जब तैरते हैं तो ये उसको चारों तरफ बंद कर देती है, पारदर्शी झिल्ली होती है और वो आराम से पानी में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन हम लोग पानी में नहीं तैरेंगे, हम जरूरत ही नहीं, जरूरत है तो मुंह उठा के तैर लेंगे। तो ऐसी अवस्था में इसके जब काम नहीं, तो ये जो है हमारे यहाँ सिकुड़ करके झिल्ली कंजक्टाइवा जो होती है यहाँ पे आ गई। तो इसी को हम क्या बोला करते हैं, एक कंजक्टाइवा हो गई। पूंछ कसेर को आया, अभी मैंने बताया पूंछ उत्पन्न हो जाना। ज्ञान दांत, यही विजडम टीथ, ज्ञान दांत जो होते हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, बुद्धि वाले दांत जो होते हैं। बाहरी कान, बताइए ये कान इनका हमारा कोई उपयोग नहीं, ये कान इनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आज इनकी मात्रा जो है ये बड़े बड़े कान है। तो क्या है, पुरुष में निप्पल पाया जाना पुरुष में, हालांकि महिलाओं में इसको बच्चों को दूध पिलाने की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरुष में इनका उपयोग नहीं है, लेकिन फिर भी पाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये हमारे अवशेषी अंग होते हैं। आंख के कोने में अर्धचंदाकार है, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, ये था हमारा अवशेषी अंग। तीसरा पॉइंट है मेरे पास, प्रश्न हमारा यही था, अवशेषी अंग, पूर्वस्था, एलन का नियम। एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है स्टैनले मिलर का प्रयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिएगा। स्टैनले मिलर जरूर आता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से आप समझ के चलिएगा। देखिए जरा, स्टैनले मिलर का प्रयोग क्या था, ये शिकागो विश्वविद्यालय के थे। स्टैनले जो थे ये शिकागो विश्वविद्यालय के थे। इन्होंने क्या किया था, अपने लैब में, अपने प्रयोगशाला में एक आदि वातावरण उत्पन्न किया। जैसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, डीएनए आरएनए की बात करें, अमीनो अम्ल, हमारे शरीर का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन बनाते, पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड प्रोटीन बनाते हैं, और हमारे बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। 10 हम बाहर से प्राप्त करते हैं भोज्य पदार्थों के माध्यम से, 10 का निर्माण स्वतः ही हमारे शरीर में होता है, ठीक है। तो इन्होंने अमीनो अम्ल का भी निर्माण किया, ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाई, इन्होंने वहाँ पे जो था न्यूक्लिक अम्ल भी बनाने का प्रयास किया। तो स्टैनले मिलर ने क्या किया, अपने प्रयोगशाला को एक आदि वायुमंडल मान लिया। क्या किया उन्होंने, जरा देखते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन ये बनता है, ऑब्जेक्टिव इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर उठता है। पहली बात तो यही आ सकता है कि स्टैनले मिलर जो थे, स्टैनले मिलर में का प्रयोग किसने किया, तो ये कौन थे, हेराल्ड यूरो
और स्टैनले मिलर, दो वैज्ञानिक थे, हैराल्ड यूरो, ये दोनों शिकागो विश्वविद्यालय के थे, हैराल्ड यूरो और स्टैनले मिलर। इन्होंने 1935 ईस्वी में जीवन की उत्पत्ति के बारे में प्रयोग किया था। बंदे बहुत होशियार थे। इन्होंने जो था प्रकृति की संरचना को ही बदलना चाहा। इन्होंने बताया कि अगर प्रकृति ने अगर जिस प्रकार से जीवन बना दिया है वैसे हम अपनी लैब में बना देंगे। प्रयास तो किया, सफल भी रहे कहीं ना कहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोगशाला में ही जीवन की उत्पत्ति का प्रयोग किया। उन्होंने आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाला वातावरण, जो आदि पृथ्वी पर हम बताते हैं कि अभी आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी एक दहकता हुआ आग का गोला थी, तो उन्होंने उसको सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी भयंकर टेम्परेचर में भी देखो किस तरीके से जीवन का विकास हुआ, वो बात उन्होंने बताई। इन्होंने आदि पृथ्वी पर, हमारे प्रयोगशाला में ही आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाला वातावरण उत्पन्न किया और फिर उसके जीवन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की प्रयोगशाला में जांच की और फिर उसकी जांच की। इन्होंने क्या किया, मिलर ने एक बड़ी फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन 2:1:2 2:1:2, ये पॉइंट याद रखना कि स्टैनले मिलर प्रयोग में गैसों का अनुपात क्या होता है। तो क्या होता है, 2 मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:1:2 होता है। ठीक है, अमोनिया 1% तो 1 अनुपात में होती है, मेथेन 2 में होता है, हाइड्रोजन 2 में होता है। ठीक है, तो मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 3 गैसें होती हैं। एक 2:1:2 के अनुपात में ली और एक इलेक्ट्रोड लगाया उन्होंने टंगस्टन धातु का। टंगस्टन कौन सी, बल्ब में जो पीले वाले बल्ब आते हैं 100 वाट के, 200 वाट के, हैलोजन आता है, तो इनमें जो इस टाइप का जो तार जो लगा होता है आइस से करके, जैसे आपने ये बल्ब है हमारे पास, ये बल्ब है, कोशिश करते हैं संभावना है बन जाए, ये बल्ब है मान लो। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, इसमें बल्ब में इस टाइप की संरचना होती है, तो इन्होंने इसमें क्या किया, ये टंगस्टन होता है, ये कौन सा होता है, टंगस्टन का तार, और प्रेस में नाइक्रोम का तार होता है। तो इन्होंने क्या किया, इस मिश्रण को, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। इलेक्ट्रोड में 10,000 वोल्ट पर इसको गर्म किया। दूसरे फ्लास्क में क्या किया, जैसे 2 फ्लास्क लिए, एक में इसको गर्म किया, दूसरे फ्लास्क में जल उबालकर भाप बनाई और भाप को एक मुड़ी हुई नली के माध्यम से, क्या किया इन्होंने, भाप को मुड़ी हुई नली के माध्यम से लाए। देखिए जरा, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक फ्लास्क था इनका, उसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन थी। एक बार चित्र के माध्यम से इसको समझाते हैं कि इन्होंने यहाँ पे जो फ्लास्क था, देखो मेथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 गैसें थी और ये टंगस्टन धातु का इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ये लिखा हुआ इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज। ठीक है, टंगस्टन धातु का इलेक्ट्रोड था और इसमें मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस भरी और इसको 2 मेथेन का 2 अनुपात, अमोनिया का 1, हाइड्रोजन का 2 अनुपात के अनुपात में इसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या किया, और दूसरी तरफ एक फ्लास्क रखा था, उसमें पानी भरा और उसको जो है बर्नर द्वारा, उसको फ्लास्क द्वारा गर्म किया। गर्म से जो टेढ़ी मुड़ी हुई जो नली थी उसके माध्यम से इसमें भाप प्रवाहित की। तो एक तो गैसें थी और दूसरे भाप प्रवाहित की, और फिर इसको गर्म करने के बाद उन्होंने जब इसको ठंडा किया, तो ठंडा करने पर क्या होता है कि यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इन्होंने कंडेंसर लगा रखा है। कंडेंसर के माध्यम से इसको, मिश्रण को कंडेंसर द्वारा इन्होंने ठंडा करके यू आकार, कौन सा आकार बनाया, नली देखो यू आकार दिख रहा है, ये रही आपकी यू आकार की नली। यू आकार की नली द्वारा नली में एकत्र किया, जो गंदे लाल रंग का द्रव था। एक ऐसे रंग का द्रव था, गंदे लाल रंग का द्रव था। लेकिन इसमें जब इन्होंने जांच की तो यहाँ पे देखो एलेनिन पाया गया, एस्पार्टिक एसिड पाया गया, ग्लूटामिक एसिड पाया गया, क्या है इसका, ग्लाइसिन पाया गया, यूरिया पाया गया। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसमें पाई गई। तो देखो जब इन्होंने इसका परीक्षण किया तो ग्लाइसिन मिला, एनालिन हुआ, एमिनो अम्ल हुआ और अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुए, जिसके जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण होते हैं, वो सारे तत्व इन्हें यहाँ मिले। तो कैसे याद करोगे आप, सन 1877 ईस्वी में किसने, स्टैनले मिलर ने, स्टैनले मिलर और कौन थे, हैराल्ड यूरो, इन दोनों कौन सी यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने क्या किया, अपनी प्रयोगशाला में ही एक आदि वातावरण उत्पन्न किया और जीवन की उत्पत्ति पर प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोगशाला में मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 2:1:1:2 में इसको लिया, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन के लिया और वहीं पर इलेक्ट्रोड का धातु का एक टंगस्टन लगाया तथा उसको अति उच्च ताप पर उसको गर्म किया और फिर मिश्रण में, फिर दूसरे फ्लास्क में इन्होंने जल गर्म किया, जिसकी भाप को, बाष्प को मुड़ी हुई नली के माध्यम से उस मिश्रण के साथ पहुंचाया और संपूर्ण मिश्रण गर्म होने के बाद उसको किसके द्वारा, कंडेंसर के द्वारा ठंडा करके यू आकार की नली में एकत्र कर लिया, जहां पर एक गंधले लाल रंग का
द्रव प्राप्त हुआ जिसमें कौन कौन सी चीजें थी, एमिनो अम्ल थे, न्यूक्लिक अम्ल थे, और उसके बाद में हम लोग बात करें अनेक कार्बनिक यौगिक, जैसे हमारे पास ग्लूटामिक अम्ल हो गया, स्पार्टिक अम्ल, ये सब यूरिया, ये सब चीजें वहां पे पाए गए। तो इसी को जो था ये इनका किसका प्रयोग था, स्टेनले मिलर का प्रयोग। वहां पे आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे अब नॉर्मल सा बना देना, एक फ्लास्क बनाना, ऐसे ले जाना, यहाँ पे गोला करके एक कंडेंसर ऐसे बना देना, इलेक्ट्रोड बना देना, यहाँ एक कंडेंसर टाइप हल्का सा बन जाएगा, नाम जरूरी है लिखना है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, और मिश्रण हो गया, ये गैसों का मिश्रण हो गया, ठीक है। ये युवाकार की नली हो गई, यहाँ से बर्तन हो गया। इसका चित्र मैं स्पष्ट आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे बढ़िया नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से दिखा देते हैं आपको चित्र। स्टेनले मिलर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फिगर भी इसका सीखना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम में। इसको 100 भी कह सकते हैं कि 100% आने वाला है। स्टेनले मिलर का चित्र, स्टेनले मिलर, यहाँ से दिखा दें, बहुत सारे चित्र इसमें दिए गए हैं। देखो ये वाला आपको दिखाते हैं, ये वाला आपको दिखाते हैं। शायद हमारे में आ जाए, प्रयास करते हैं। देखो नहीं आ रहा, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। देखो यहीं से देख लेते हैं, अभी नोटपैड को स्टार्ट करें तो उसमें तो आ जाएगा, और उसको नहीं कर रहा है, छोड़ो, दिक्कत नहीं, यहीं से इसको ऐसे बता देते हैं। तो देखिए जरा, इसमें क्या होता है कि ऐसे एक ये दिख रहा होगा आपको चित्र। सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रोड बनाना, यहाँ से उबलता हुआ जल हो गया, ये युवाकार की नली हो गई, और ये सब चीज़ें, यानी इस टाइप का आप चित्र जो है आप पेपर में बना दीजिए। इसको बढ़िया से माइंड में सेल्फी लो, माइंड में सेल्फी लो, मोबाइल में नहीं, ठीक है, ताकि वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। इसके बारे में लिखना है तो इलेक्ट्रोड हो गया, निर्वात पंप ये लगा दिया, उबलता हुआ जल हो गया, जल की बूंदें ऐसी जो आएगी, कंडेंसर हो गया, संघनित्र हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। कंडेंसर को संघनित्र कहा जाता है, संघनित्र आप खूब पढ़े हुए हैं, ठीक है। आगे देखो स्टेनले मिलर के बाद क्या है, इनका याद रखना, मेथिन अमोनिया हाइड्रोजन 2:1:2 होता है, ठीक है, अमोनिया 1 अनुपात में होती है। कोडान, एंटी कोडान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। कोडान और एंटी कोडान क्या होता है, इसको हम पहले सिखा लेते हैं, ठीक है। कोडान क्या होता है, सबसे पहले समझना कि हम जानते हैं कि डीएनए आरएनए, डीएनए का निर्माण जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से होता है, और आरएनए का भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होता है। तो डीएनए पर यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं पर, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं पर उपस्थित वह समूह जो अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है, यानी एक अमीनो अम्ल पहचानेगा कैसे, पहले तो कौन सा प्रोटीन बनाना है, हमें खूब पता है डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, एमआरएनए में जाते हैं, एमआरएनए के रूप में संदेश के रूप में जाते हैं, और एमआरएनए से क्या होता है, किसका प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी सेंट्रल डोग्मा को आपको पढ़ाएंगे नीचे। तो यहाँ पे जो कोड कैसे लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड पर उपस्थित आरएनए का वह समूह, न्यूक्लियोटाइड पर उपस्थित वह समूह जो अमीनो अम्ल के लिए कोड या संदेश हो कि अमीनो अम्ल यानी कौन सा वाला अमीनो अम्ल है, ग्लाइसिन है, इसके लिए कौन सा कोड होगा, एनालिन के लिए कौन सा कोड होगा। तो जो अमीनो अम्ल के लिए एक संदेश होता है क्या कहलाता है, कोडान कहलाता है। इसको हम AUG और कभी कभी GUG समापन कोडान होता है, ये समापन कोडान होता है। AUG और GUG दोनों समापन कोडान होते हैं, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा कैसे कि न्यूक्लियोटाइड पर उपस्थित वह समूह जो अमीनो अम्ल को पहचानता है, या जो अमीनो अम्ल के लिए एक संदेश होता है, एक कोड होता है, क्या कहलाता है, कोडान कहलाता है। जैसे AUG और GUG जो होते हैं समापन कोडान होते हैं। दूसरा है एंटी कोडान, क्या होता है, तो बस वही बात, जब अमीनो अम्ल पर आए तो वो tRNA पर होगा। ये क्या होगा, ये tRNA पर उपस्थित 3 क्षारकों का वह समूह जो mRNA में उपस्थित कोड का पूरक हो। mRNA पर कोडान होते हैं और tRNA पर एंटी कोडान होते हैं, हट गया कैसे, mRNA पर कोडान, tRNA पर एंटी कोडान। tRNA पर उपस्थित वह 3 क्षारकों का समूह या वह कोडान जो mRNA पर उपस्थित कोडान का जस्ट उल्टा होता है, क्या कहलाता है, एंटी कोडान कहलाता है। पूरक होता है, एंटी कोडान कहलाता है, ठीक है। अनुलेखन क्या होता है, अनुलेखन ये सब क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, डीएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण जो होता है अनुलेखन कहलाता है, ठीक है। तो अनुलेखन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अनुलेखन है अनुवादन है,
दोनों आपको समझा देते हैं। तो देखिए अनुलेखन, देखिए डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है। आपको मैंने बताया डीएनए, जरा एक बार देखना, सेंट्रल डोग्मा यही कहता है, अनुलेखन करता है। डीएनए क्या करता है? अनुलेखन करता है। ये बना किस पर करता है? एमआरएनए पर। और एमआरएनए क्या करता है? अनुवादन करता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अनुवादन करता है किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन में ये सेंट्रल डोग्मा है। ये क्या है? इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। डीएनए से प्रोटीन का निर्माण की प्रोसेस ही सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। ठीक है, तो देखना सेंट्रल डोग्मा यानी कहने का मतलब डीएनए पर उपस्थित एमआरएनए यानी डीएनए पर उपस्थित आनुवंशिक सूचनाएं, जीन्स आनुवंशिक सूचनाएं का एमआरएनए पर स्थानांतरण ही अनुलेखन कहलाता है। डीएनए पर उपस्थित जीन्स या आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए पर स्थानांतरण ही अनुलेखन कहलाता है। समझ में आ गया? अनुलेखन रटिए इसको कि डीएनए पर उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं या जीन्स को का एमआरएनए पर स्थानांतरण ही अनुलेखन कहलाता है। इस प्रक्रिया में डीएनए के खंडों पर उनकी अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में आरएनए अणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि डीएनए खंड, क्योंकि डीएनए से निर्माण ही आरएनए का होता है। डीएनए आरएनए में अंतर आप पढ़े हैं, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से जो होता है अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में आरएनए का निर्माण होता है। फिर इस प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जो होता है, जब डीएनए से आरएनए का निर्माण हो तो कोई पूछे कौन सा एंजाइम? डीएनए से आरएनए का निर्माण किस एंजाइम द्वारा? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, पॉलीमरेज का कार्य एंजाइम का कार्य करता है इसके लिए। और अनुलेखन, ये हो गया हमारा अनुलेखन। ठीक है, कोई पूछे अनुलेखन इकाई क्या होती है? तो वही डीएनए का छोटा सा खंड जो प्रोटीन का निर्माण या हमारे आरएनए का निर्माण करता है, अनुलेखन कहलाता है। तो डीएनए अनुलेखन के भाग लेने वाले वह छोटा सा खंड ही अनुलेखन इकाई कहलाता है। डीएनए के वह छोटा खंड जो आरएनए का निर्माण करता है अनुलेखन इकाई कहलाता है। डीएनए में अनुलेखन इकाई के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखना, एक प्रोमोटर होता है, एक संरचनात्मक जीन होता है और एक समापक जीन होता है। कौन कौन होते हैं? प्रोमोटर होता है, देखिए जरा, प्रोमोटर होगा, संरचनात्मक जीन होगा और एक समापक जीन या टर्मिनेटर होता है। समापक या टर्मिनेटर, प्रोमोटर, संरचनात्मक, समापक जीन, टर्मिनेटर। ठीक है, संरचनात्मक जीन होता है। ठीक है, अनुवादन क्या होता है? अब अनुलेखन, अभी मैंने बताया कि सबसे पहले डीएनए, सुनिए एक बार, डीएनए सेंट्रल डोग्मा, डीएनए अनुलेखन, तो डीएनए से आरएनए पर सूचनाएं पहुंचाना ही अनुलेखन कहलाता है। अनुलेखन, ठीक है, अनुलेखन। ये क्या बना दिया? एमआरएनए पर। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण, ये अनुवादन होता है। अनुवादन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी एमआरएनए पर उपस्थित जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण करना ही अनुवादन कहलाता है। एमआरएनए पर उपस्थित जो जेनेटिक कोड थे, जेनेटिक कोड कहाँ से आए? डीएनए से। किसके द्वारा आए? अनुलेखन द्वारा। कहाँ आए? एमआरएनए पर आए। और एमआरएनए पर उसी कोड का उपयोग करके प्रोटीन बनाना, कैरोटीन प्रोटीन बनानी है, बालों वाली एल्बुमिन, अंडे वाली एल्बुमिन प्रोटीन बनानी है, कैसीन प्रोटीन बनानी है, ये सब कौन करता है? एमआरएनए पर जो सूचनाएं आती हैं डीएनए से, किसके द्वारा? अनुलेखन द्वारा। और उन सूचनाओं से जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? अनुवादन कहलाता है। ठीक है, अनुवादन प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है या राइबोसोम में संपन्न होती है। अर्थात जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पड़े रहते हैं, तो राइबोसोम पर अनुवादन प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव द्रव्य होगा, अमीनो अम्ल होंगे, राइबोसोम द्वारा पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारे पास जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है उसमें अमीनो अम्ल पड़े रहते हैं, फिर उसके ऊपर राइबोसोम होता है, राइबोसोम में फिर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, तब बनता है प्रोटीन। नहीं बात ना लिख पाए, कोई बात नहीं, वो खास पॉइंट था। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा देखो क्या होता है। अभी अब तो मैंने बता दिया है, तो एक मजाक बन गया है। सेंट्रल डोग्मा एक मजाक हो गया। ये देखो लिखा हुआ है डीएनए, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है तब बनता है आरएनए, और आरएनए से ट्रांसलेशन होता है तब बनता है प्रोटीन। यही क्रिया सेंट्रल डोग्मा कहलाती। वाटसन एवं क्रिक डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है। सेंट्रल डोग्मा केवल क्रिक ने दिया था, 1958 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि सूचनाओं का प्रवाह एक दिशात्मक होता है, सीरीज से चलती रहती है। एक दिशात्मक होता है, डीएनए से सूचना कहाँ जाती है? एमआरएनए में जाती है। यही बात हिंदी में लिख देना, कैसे सूचनाओं का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। डीएनए से सूचना सबसे पहले कहाँ जाती है? एमआरएनए में। देखिए जरा,
तो डीएनए से पहले सूचना कहाँ जाती है, एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन द्वारा और फिर ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनाती है। तो इस सूचना को प्रवाह एक दिशात्मक होता है। डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए में जाती है, फिर ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन को जाती है। यह क्रिया ही सेंट्रल डोग्मा कहलाती है। अरे ब्लड में दौड़ेगा भाई, मैंने गारंटी ली हुई है, ठीक है। रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस होता है जहां पे सूचना का प्रभाव उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अनुवंशिक पदार्थ आरएनए में पाया जाता है। आज तक तो नहीं आपने पढ़ा होगा कि हमेशा अनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, आरएनए अनुवंशिक नहीं होता है, लेकिन रेट्रोवायरस में आरएनए ही अनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। इसमें सूचना का प्रभाव विपरीत होता है। पहले क्या होगा, आरएनए होगा, सेम कंडीशन सेम रहेगी, आरएनए होगा, अब ट्रांसक्रिप्टेज तो होगा, ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, लेकिन रिवर्स होगा, उल्टा। डीएनए में पहले सूचना जाएगी और फिर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा, ये क्या होगा, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए से फिर एमआरएनए और फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। ये होती है सेंट्रल रिवर्स डोग्मा कहलाती है। इसमें एक है तो वही प्रोसेस, देखना आप, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, यहां से इतना ही मिला दो, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो वही है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए और ट्रांसलेशन प्रोटीन। लेकिन आप इसमें डीएनए जो दिया है उसके पहले भी एक रिवर्स डीए ट्रांसक्रिप्टेज लिख के आरएनए लिख देना, क्योंकि इसका पहले आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, वहां से सूचना डीएनए में आती है, अब डीएनए में आनुवंशिक हो गया, अब प्रोसेस सेम होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, ठीक है। अलग सेंट्रल डोग्मा है, ठीक है। आगे देखो पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हालांकि आप खूब जानते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इजी क्वेश्चन भी है और शायद समझ में भी आप जानते भी होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। अब पहले क्या होता था, बहुत प्राचीन काल में, क्या प्राचीन काल क्या अभी भी हो रहा है, खेत वगैरह लिखाते हैं तो क्या होता है, उंगली छापन का प्रयोग किया जाता है। यानी प्राचीन काल से ही अब व्यक्तियों की पहचान करने के लिए अंगुली छापन का, अंगुलियों पर जो निशान होते हैं इनका प्रयोग किया जाता रहा। लेकिन आज क्या हुआ, विज्ञान की मदद से इन्हें शल्य चिकित्सा द्वारा बदला भी जा सकता है, तो इसीलिए अब इनके स्थान पर डीएनए अंगुली छापन का प्रयोग किया जाता है। डीएनए पर क्या है, AUG, UAG, GUG, ये सब क्या होते हैं, कम से कम 64 क्षारक युग्मों का समूह होता है, 64 कोड होते हैं, और इन्हीं कोडों के सहायता से क्या होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डीएनए अंगुली छापन कहते हैं, और इनकी सहायता से व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। अच्छा, इन्हें जो है शल्य चिकित्सा द्वारा बदला भी नहीं जा सकता, यही क्रिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। इसकी खोज इंग्लैंड के वैज्ञानिक एलेक्स जेफ्रे, ये पॉइंट मोस्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने दी, तो एलेक्स जेफ्रे ने दी थी। और इन्होंने प्रत्येक जीव के अंगुली के शीर्ष पर निक्षाप होते हैं। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए इन्हें लंबे समय तक उपयोग किया जाता रहा, परंतु शल्य चिकित्सा द्वारा आज उन्हें बदला भी जा सकता है। अतः वर्तमान समय में व्यक्ति की पहचान करने के लिए डीएनए, ये यहाँ पे लिख देना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति में के डीएनए में क्षारकों का एक अनुक्रम होता है जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा बदला भी नहीं जा सकता। यहाँ पे फंट चेंज हो गया, तो प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए में क्षारकों का क्रम, वही 64 क्षारकों का क्रम होता है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रयोग क्या होता है, नंबर 1 आपने देखा होगा सीआईडी, आज के समय बहुत थे, जोर शोरों पे चल रहा है, कई लोग सीआईडी खूब देखते हैं, पहले तो खूब देखा गया, अब तो फिलहाल में कम लोग देखा करते हैं। तो सीआईडी में क्या होता था, कोई भी केस वो अगर खुलासा करने वाले थे तो उससे पहले प्रयोग लेब में ले जाते, वहाँ डीएनए टेस्ट होता था। कहीं अगर कोई डेथ हुई है तो जाते टॉर्च लेकर के और सबसे पहले वहाँ देखते कोई बाल तो नहीं पड़ा है, वहाँ कोई ब्लड तो नहीं पड़ा है, उससे क्या करते, डीएनए टेस्ट करा के पता चल जाता था अपराधी की पहचान करने में, ठीक है। तो विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में डीएनए टेस्ट करा के, जैसे कोई व्यक्ति मर गया, अब जब किसी का कोई मर्डर कर रहा है तो वो कुछ तो प्रयास करेगा, और उसने हाथ पैर चलाए, उसके जो मांस खींच लिया पकड़ के, नाखून में उसके मांस लग गया, उसने बाल पकड़ लिए, बाल खींच के आगे नाखून हाथ में, पुलिस वहाँ जाएगी, देखेगी अरे बाल है, उस बाल को उठा लेगी। बाल को उठाने के बाद वो क्या करेगी कि अब ऐसे नहीं आप बता सकते, संदिग्ध व्यक्ति, उसके फैमिली वाले कहेंगे नहीं ये लोग हो सकते थे, तो वो उसका लोगों का डीएनए टेस्ट बाल से करा देगी, और जिसका मैच कर जाएगा बस वही व्यक्ति वहां पर अपराधी माना जाता है। तो यही होता है विधि संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान कर, पैतृकता का निर्धारण करने में। नाजायज औलाद, आपने नाम सुना होगा, जरा एंजॉय मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपका कोई नाजायज बच्चा है, नाजायज कोई भी कहीं से भी कोई रहता हुआ आपके पास हो, या कहीं भी आप गए हों, कोई नाजायज बच्चा आपका अगर है, और अगर वो चाहे तो वो कोर्ट में केस करके आपकी आधी प्रॉपर्टी बांट लेगा।
आदि प्रॉपर्टी आपकी जब्त कर सकता है। आपके डीएनए टेस्ट वो कह देगा नहीं ये ही हमारे पिता है, और आपका डीएनए टेस्ट और उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करा जाएगा। अगर वो मैच कर गया तो जबरदस्ती ही आपकी आदि प्रॉपर्टी चली जाएगी। ये पैतृकता के निर्धारण करने में होता है। तीसरी बात, दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने में। दुर्घटना में अचानक एक्सीडेंट, अभी आप 2022-21 की घटना थी, जब जो है यहाँ पंजाब अमृतसर में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया था। क्या हुआ कि पटरी पर लोग जो है, विजयदशमी का दिन था, लोग रावण का पुतला जलाया जा रहा था, तो लोग जो है वहाँ पे देखने आए हुए थे। बहुत सारे हजारों की संख्या में भीड़ थी। वहाँ पे ट्रेन की पटरी भी थी, तो लोग जब भीड़ में जब लोग देख रहे होते तो किसी दूर दूर तक खड़े थे, पटरी पूरी भरी हुई थी, लोग इधर उधर निश्चिंत होकर उसको देख रहे थे। तब तक अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के ट्रेन आ जाती है, और ट्रेन आ जाने पर भगदड़ तो मस्ती नहीं, कहाँ जाएंगे वो आके। और वो क्या होता है कि आधे लोग उसमें, हालांकि 300 कुछ संख्या बताई जाती, कट गए थे, लेकिन कटे बहुत सारे लोग थे। तो ऐसी अवस्था में किसी का इतना सर कटा, किसी का इतना सर कटा। अब उन लोगों को बताइए, अगर आप पहचानना भी चाहें कि हमारा व्यक्ति कौन है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। आधा बॉडी देख के आप कैसे पहचान लेंगे। तो ऐसी अवस्था में अगर आप चाहते तो डीएनए टेस्ट करा लेते, आपका बॉडी होगा, पता चल जाएगा माता पिता का डीएनए या बच्चे का डीएनए, उससे मैच करा देते। या ऐसे ही कोई घटना है कि किसी के फैमिली में कोई जो है खो गया, आज 15 दिन हो गए, 15 दिन में पता लगा कि इतनी इतनी दूरी पर एक डेड बॉडी पड़ी मिली हुई है, लेकिन तब तक क्या होगा, कुत्तों ने उसको खा लिया होगा, जानवरों ने खा लिया होगा, हल्का सा मांस वगैरह कहीं मिल सकता है, बाल मिल सकते हैं। तो अब आपको संभावना ही हो सकता है हमारा व्यक्ति, लेकिन पहचाने कैसे जब चेहरा वगैरह कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी अवस्था में उसके बाल से उसकी फैमिली का डीएनए टेस्ट करा लेंगे। अगर मैच कर गया तो आपका व्यक्ति था, आप जो है फिर तेर भी करिएगा, जो भी आप कर रहे हो वो करिएगा, कुल मिलाकर उसे ढूंढना बंद कर दीजिएगा। और नहीं ऐसा है तो आप सर्चिंग जारी रखेंगे। तो इसे कहते हैं दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने में। जैव विकास के पुनः लेखन में कोई अगर जीव पाया गया, कंकाल पता चला, 3000 साल पहले का कंकाल, 4000 साल पहले का कंकाल, कैसे पता लगता है, उसका डीएनए टेस्ट करा दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इतने साल पुराना जीव जब उस समय था उसी का जीव है, तो पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आरएनए पर टिप्पणी, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से इसको समझ के चलिएगा। तो आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। ठीक है। इसमें पाया क्या जाता है, या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमने बताया डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, और आरएनए 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है। इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन, यूरेसिल, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। लेकिन स्ट्रक्चर, रासायनिक संगठन क्या होता है कि सबसे पहले आरएनए में क्या होगा, फास्फोरिक अम्ल होगा, राइबोज शर्करा होगी, नाइट्रोजनी क्षारक, इसको खाली नाइट्रोजनी क्षारक आप बोल दीजिएगा, नाइट्रोजनी क्षारक होगा। नाइट्रोजनी क्षारक 2 होते हैं, प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है, प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन होता है, और पिरिमिडीन में यूरेसिल और साइटोसिन होता है। इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल। अब डीएनए आरएनए में इतना बदलाव होता है, यहाँ पे जब आप डीएनए पढ़ेंगे तो यहाँ डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी, और यहाँ पे थायमिन होगा। इसमें राइबोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन क्षारक सब पाए जाते हैं। ठीक है। प्यूरिन, पिरिमिडीन भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन और यूरेसिल साइटोसिन होता है। ठीक है। आरएनए देखो कैसे होता है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमने बताया कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और आरएनए 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे, देखो आपको आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आरएनए हम लोग बात कर रहे थे, आरएनए की बात कर रहे थे, आरएनए आपको इमेज दिखाते हैं इसका। ठीक है। ये भाई, ये तो डीएनए आ रहा है, डायग्राम ये रहा। हाँ, बहुत सुंदर। देखो डाउनलोड्स में आई होगी, देखो ये रही, ये क्या है, ये आरएनए। देखो ये क्या होता है, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, एक इधर को गई हुई है और एक इधर को आई हुई। ये प्रतिसमानांतर नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, ये सब क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। आरएनए में केवल एक ही है, सिर्फ एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है,
होते यहाँ भी सारा का यही, इसीलिए तो हमने बोला हुआ है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल होता है और यहाँ पे कौन होता है, थायमिन होता है। ठीक है, बाद बाकी देखो सेम सेम आपको कलर भी दिख रहे होंगे, लगभग में एक ही से होते हैं बिल्कुल डीएनए आरएनए, लेकिन यहाँ एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यहाँ दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, इसमें एडेनिन होता है, थायमिन होता है, इसमें यूरेसिल उसके स्थान पर होता है। ठीक है, तो ये होता है आरएनए। आप देखो हम अपने काम पे आते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, देखो आरएनए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, वक्त ज़्यादा हो रहा है, बहुत टाइम ले लेते हैं, क्या किया जाए, वक्त पढ़ाने समझाना है तो टाइम लगेगा। तो आरएनए के प्रकार क्या होते हैं, 3 बार के। नंबर 1 होता है एमआरएनए, संदेश वाहक। अभी मैंने बताया था सेंट्रल डोग्मा, याद करिए आप, डीएनए सूचनाएं, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए, और ट्रांसलेशन, अनुलेखन, ये हो गया अनुवादन, ये अनुलेखन हो गया, ये अनुवादन हो गया, यहां बन गया प्रोटीन। क्या हुआ, सेंट्रल डोग्मा, यानी इसका मतलब है कि एमआरएनए सूचनाओं को लेकर के जाता है। एमआरएनए क्या कहता है, संदेश भाग, इसका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा। बताओ एमआरएनए कैसे बना, ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है, या कुल आरएनए का 3 से 5%। सुनिए, इसका निर्माण डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है। आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है, या केवल 3 से 5% होता है। ठीक है, कार्य या केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका द्रव्य में, यही केंद्रक से बाहर निकलता है, डीएनए के केंद्रक में था, केंद्रक से बाहर निकला, ट्रांसलेशन किया, अनुलेखन द्वारा क्या किया, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर कर डाला। इसका निर्माण राइबोसोम पर, या क्या करता है, यह केंद्रक से बाहर आता है, डीएनए केंद्रक से निर्माण के बाद डीएनए केंद्रक से बाहर निकलता है, राइबोसोम वहां कोशिका द्रव्य में जाता है, वहां राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम पर ही इसी केंद्रक की क्रिया द्वारा क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। बहुत सरल है, आप सेंट्रल डोग्मा से इसको समझ सकते हैं। एमआरएनए का निर्माण, एमआरएनए के बारे में आप सेंट्रल डोग्मा से बढ़िया समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरा है मेरे पास राइबोसोमल आरएनए। सुनिएगा जरा, राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए होता है। ठीक है, तो ये कुल 80%, वो 3 से 5% होता है, ये 80% होता है, यह भी केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। ये अधिक क्रियाशील होता है, और प्रत्येक राइबोसोम का 65%, जितने राइबोसोम होते हैं 65% भाग इससे बनता है, और शेष प्रोटीन से। राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है, लेकिन राइबोसोम का निर्माण भी खुद प्रोटीन से होता है। 65% भाग जो होता है टीआरएनए होता है, और उसके बाद में शेष जो होता है 35% वो प्रोटीन से बनकर ही बनता है। ठीक है, तो आरएनए जो होता है कैसे लोगे, यह सबसे अधिक पावरफुल होता है, ताकतवर होता है, या कुल आरएनए का 80% भाग होता है, और ये भी डीएनए के केंद्रक से ही उत्पन्न होता है, सबसे अधिक क्रियाशील होता है। राइबोसोम का 65% भाग इससे और शेष प्रोटीन से बनता। कार्य क्या होगा, राइबोसोम का 65% भाग, आप यहां देख लें, कार्य ऐसे बता दो, अरे सब नॉर्मल है भाई, जादू है। राइबोसोम का 65%, यानी राइबोसोम के निर्माण में और प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में, वो तो करेगा ही, आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में और राइबोसोम के निर्माण में टीआरएनए का काम होता है। बहुत ईजी मेथड है, आपको हम सिखा रहे हैं, हमारे नोट्स आप कहीं नहीं पाएंगे, इस वक्त हम दावा करते हैं। विद्या अवतार 10 ईयर मास्टरमाइंड आप कहीं नहीं पा सकते, क्योंकि मैं कई जगह से इनको कलेक्ट करके उसके बाद में आपके लिए तैयार करता हूँ। फिर उन्होंने बताया तीसरा नंबर है स्थानांतरण आरएनए, टीआरएनए, तो फिर वो क्या था, ट्रांसफर आरएनए। हाँ ठीक, ये राइबोसोमल आरएनए था। ठीक है, फिर है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या होता है, यह आरएनए का ये भी 80% भाग होता है कोशिका द्रव्य में, या कोशिका द्रव्य में। वो सब कहाँ थे, केंद्रक में थे, और ये कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और यह सबसे छोटे और घुलनशील कण होते हैं। इनका निर्माण डीएनए टेम्पलेट पर, 2 का निर्माण डीएनए के केंद्रक से होता है। लास्ट वाले टीआरएनए का निर्माण डीएनए टेम्पलेट पर होता है, और ये अमीनो अम्ल को, सूचनाओं को, अमीनो अम्ल को कहाँ लाते हैं, राइबोसोम पर लाते हैं, जहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। इति सिद्धम। ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अच्छा, आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको और सारे वीडियो मिल सके, और बेल आइकन दबा दिया करो, जिसके पास भी बेल आइकन जो, लाइक जरूर करो, कमेंट जरूर करिए, हम आपके कमेंट देखते हैं, मुझे बताया करो मैंने अच्छा पढ़ाया, खराब पढ़ाया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, जिससे हम और भी उसमें सुधार कर सकें। और आज के लिए जो है जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा।